नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान। आज से इस विज्ञान को शुरू करेंगे और अपना लक्ष्य ये रहेगा कि एक ही क्लास में एक ही चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं, जिससे कि बोर्ड के टाइम पे यानी कि फरवरी के तक आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स ऐसे होने चाहिए, एकदम परफेक्ट क्लियर, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई भी तकलीफ ना हो। रिवीजन की क्लासें अलग आ जाएगी, बोर्ड के प्रश्नों के पैटर्न की क्लासें अलग आ जाएगी। मैं आपको आपके साथ हूँ हमेशा। जब बोर्ड नजदीक होगा तब अपन एक बार फास्ट ट्रैक क्लासेस चला लेंगे, जिससे क्या होगा, आपके रिवीजन में आसानी रहेगी। और जो प्रश्न बोर्ड ने आज तक पूछे हैं उन प्रश्नों को भी अपन रिवाइज करेंगे एक साथ। सबसे पहले अपन बात करते हैं थ्योरी पढ़ने की। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? नए यौगिक का। नए पदार्थ का, नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के लिए कुछ तत्व चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के लिए कुछ तत्व चाहिए। उन तत्वों क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। बोर्ड काफी बार पूछता है अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के पूरी होने के बाद जो पदार्थ बनता है उन्हें क्या कहते हैं अपन? उत्पाद। उन्हें क्या कहते हैं अपन? उत्पाद। दोनों अभिक्रिया, दोनों ही अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई परिवर्तन होगा। सबसे पहले क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। नोट्स जरूर बनाना आप। दूसरा होगा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। तीसरा होगा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कम से कम ये तीनों परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? अब देखो, अपनी परिभाषा यही पूछोगे, चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, किसको? अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या है कि जिस अभिक्रिया में जो भी उत्पाद भाग ले रहे हैं या जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं, जो भी अभिकारक भाग लेके जो उत्पाद बना रहे हैं, उन अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक संकेतों में या फिर उनके प्रतीक चिन्हों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। देखो, रासायनिक, ये प्रतीक किसने दिए? तत्वों के प्रतीक किसने दिए? तत्वों के प्रतीक किसने दिए? तो आप क्या बताओगे? बर्जीलियस। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों के प्रतीक दिए। तत्वों के प्रतीक देने का सबसे पहला काम किसने किया था? डोबे राइनर ने। किसने किया था? डोबे राइनर। डोबे राइनर आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, डोबे राइनर के प्रतीक। ठीक है, उसके बाद काफी सारे वैज्ञानिक आए थे, पर सबसे मान्य जो है वो है बर्जीलियस। वो क्या है? बर्जीलियस। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरणों के प्रतीक चिन्ह या रासायनिक तत्वों के या तत्वों के प्रतीक चिन्ह किसने दिए थे? तो बर्जीलियस ने दिए थे। और सबसे पहले किसने दिए थे? तो डोबे राइनर ने। जैसे कोयला का दहन, कोयला मतलब कार्बन, दहन ऑक्सीजन में, दहन मतलब जलाना, जलाना, जलाने के लिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो अब कोयले, कार्बन का दहन या कोयले का दहन, तो कोयले का प्रतीक चिन्ह क्या है? सी, यानी कि कार्बन। और दहन यानी आग जलाना, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये है बेसिक चीजें। अब अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। अब रासायनिक समीकरण का आपने पढ़ लिया, हम बात करेंगे रासायनिक संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस पर अपन बात करते हैं। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है।
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या क्या रहे? समान। तो वह है, सॉरी, अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या क्या रहे? समान। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह समीकरण क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें अभिकारकों और उत्पादों की दोनों की परमाणु संख्या क्या रहे? समान। और वो क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, इन्हें संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आप विशेष ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। नया द्रव्यमान बनाया नहीं जा सकता और उस द्रव्यमान को मिटाया भी नहीं जा सकता। जैसे अगर अपन अभिक्रिया में 5 किलो कार्बन का उपयोग कर रहे हैं तो अभिक्रिया के बाद भी वो 5 किलो कार्बन के रूप में ही रहेगा। जैसे हम बात करते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और यही नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तो वह अभिक्रिया या समीकरण गलत हो जाएगी। गलत हो जाएगी तो गलत तो करना ही नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए एक विधि है, उस विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल। हिट यानी रखना, रख के देखना, रखना और देखना। अब ये हिट एंड ट्रायल विधि किस काम में आती है, कैसे काम करती है, अभी देखते हैं अपन। जैसे अपने सामने एक उदाहरण है कि फेरस की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन, जल से। फेरस की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? जल से। फेरस की अभिक्रिया जल से बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें यह है, यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ फेरस कितना है? 1 है। और यहाँ फेरस कितना है? 3 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। सिर्फ हाइड्रोजन ही सही है, बाकी चीजें सही नहीं है। तो या तो आप 3 फेरस बनाने के लिए इस फेरस में यहाँ से 3 से गुणा करें तो अपने पास आ जाएगा 3Fe। क्या आ जाएगा? 3Fe प्लस H2O। तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, आप यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। कितने हैं? 4। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? केवल और केवल 1। यहाँ कितने हैं? 4। और यहाँ कितना है? केवल 1। इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैंने इसको कर दिया 4 से गुणा। ठीक है। इसको कर दिया 4 से गुणा। देखो 3Fe प्लस 4H2O, ये हो गया Fe3O4 प्लस H2। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास? 8। और ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास? 4। फेरस तो फेरस के बराबर हो गया, हो गया। ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के बराबर हो गया। पर क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर हुआ है? क्या नहीं हुआ। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8। 4 दूनी 8। और यहाँ कितने? केवल 2। अब इसको 8 बनाने किससे गुना पड़े करेंगे? इसको 4 से। अतः हमारी समीकरण अब बनी है 3Fe प्लस 4H2O प्लस बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है। ये अपनी जो समीकरण है वो क्या है? एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों की परमाणु की संख्या क्या है? समान। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये देखना, इसके बाद इस रासायनिक समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं, एक तो बायां पक्ष LHS और एक होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष में अधिकतर अभिकारक होते हैं। अभिकारक यदि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय नहीं हो, दायां पक्ष में उत्पाद होते हैं। ठीक है। बाएं और दाएं में कभी कंफ्यूजन नहीं होना। अपने हाथ को ऐसे उठा के देखो, अगर यहाँ पे B4 बॉय बन रहा है तो B4 बॉय यानी B से बायां। और यहाँ देखो D4 डॉग बन रहा है तो D से दायां। D4 डॉग, D4 दायां। इधर देखोगे तो B4 बॉय B से बायां। ठीक है।
और ये तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है? अभिक्रिया की दिशा। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गई अभी तो आपके आगे जाके कोई तकलीफ नहीं आएगी। अभिक्रिया की दिशा और अवस्था दिखाने के लिए भी कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे अपन अगर कोई ठोस है तो उसके लिए अपन लिखते हैं एस, अगर कोई गैस है तो उसके लिए लिखते हैं जी, अगर कोई जलीय है तो उसके लिए लिखते हैं एक्यू। एक्यू क्या लिखते हैं? एक्यू। ठीक है। और गैस मुक्त हो रही है तो ऊपर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। और उष्मा मुक्त हो रही है तो भी ऊपर का चिन्ह लगाते हैं। उष्मा चाहिए तो ठीक है। और कोई भी उत्प्रेरक होता है तो उसे तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे कोई भी उत्प्रेरक हो तो उसे यहाँ लिखते हैं। पूरा विश्वास है आप एक बार फिर से समझना कि अभी के संतुलित रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक तो बाह्य भाग होता है और एक दायां भाग होता है। बाह्य भाग में अभिकारक होते हैं, दायां भाग में उत्पाद होते हैं। ये तीर का चिन्ह होता है जो अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। अवस्था को लिखते हैं ठोस को एस से, गैस को जी से और जलीय को एक्वस से। तीर के ऊपर उत्प्रेरक या अन्य कोई भी लिखते हैं। ठीक है। तो अपने पहली क्लास में क्या हुआ, आज की संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यहां तक हमने सीखा। जस्ट अगली क्लास में अपन बात करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया राजस्थान बोर्ड हमेशा अंतर के रूप में पूछता है तो अपन अंतर के रूप में ही पढ़ेंगे। इधर अलग अभिक्रिया, इधर अलग अभिक्रिया, जिससे कि आप भी लिखो तो नोट्स में परफेक्ट लिखो और बोर्ड में लिखो तो भी आप परफेक्ट लिखो, जिससे आपकी कॉपी में पूरे नंबर आ जाए। ठीक है। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में। अगर वीडियो सही लगे, अगर समझ में कोई टॉपिक नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, और अगर अच्छा लगे तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट और बना सकूं। ठीक है। धन्यवाद।